नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला अब सुलझता नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा की 243 सीटों पर घटक दलों ने 292 उम्मीदवार उतार दिए हैं। साथ ही 9 सीटों पर सहयोगी ही आमने सामने नजर आ रहा है। दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। तेजस्वी यादव एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी ने 54 महिला और 16 मुसलमानों को टिकट दिया है। आरजेडी ने सामाजिक संतुलन का भी पूरा ख्याल रखा। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले नेताओं को बड़ी संख्या में प्रत्याशी बनाया गया है। वाराणसीगंज की बात करें तो यहां से अनिता देवी है, झाझा से जेपी यादव, अलीनगर से विनोद मिश्रा, आस्थावा से रवि रंकर कुमार, मटिहानी से भोगो सिंह, दरभंगा से ग्रामीण ललित यादव, केवटी से फराज फातमी को टिकट दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुटुंबा सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में सुलह हो चुकी है और इस सीट पर कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम उम्मीदवार हैं। चर्चा थी कि आरजेडी ने इस सीट के लिए सिंबल दिया है, लेकिन लिस्ट आने के बाद साफ हो गया है कि आरजेडी इस सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारेगा। पिछली बार राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस दफा आरजेडी ने एक सीट की कुर्बानी दी। 143 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के सहयोगी दल ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कहां से कौन आमने सामने है, जिसे गठबंधन में शामिल दल के नेता फ्रेंडली फाइट का नाम दे रहे हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीटों में से एक कहलगांव, जहां से सदानंद सिंह कई बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने यहां से प्रवीण कुशवाहा को टिकट दिया है, लेकिन आरजेडी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें कहलगांव से रजनीश भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। रजनीश भारती झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे बताए गए हैं। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला और कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार आमने सामने हैं। सिकंदरा से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी और आरजेडी प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी भी आमने सामने हैं। वैशाली से आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव सिंह आमने सामने हैं। वाराणसीगंज की कांग्रेस के सतीश सिंह उर्फ मंटन सिंह और आरजेडी की अनिता देवी आमने सामने है। नरकटियागंज से कांग्रेस के विनय वर्मा और आरजेडी के दीपक यादव आमने सामने हैं। सुल्तानगंज में कांग्रेस के ललन यादव और आरजेडी के चंदन सिन्हा आमने सामने हैं। देखिए, इन सीटों पर कांग्रेस आरजेडी में टशन जरूर है, तो कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां कांग्रेस के सामने सीपीआई ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उनमें से बछवाड़ा एक है जहां कांग्रेस सीपीआई आमने सामने नजर आ रहा है। रोसड़ा में भी कांग्रेस सीपीआई आमने सामने है। राजा पाकड़ में भी कांग्रेस सीपीआई आमने सामने है। इसी तरह से बिहार शरीफ में भी कांग्रेस और सीपीआई की सीधी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि 3 ऐसी सीटें भी हैं जहां मसला सुलझा लिया गया है, और या फिर यूं कहें कि सुलझ गया। कुटुंबा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ आरजेडी से सुरेश पासवान को उतारने की तैयारी में था, लेकिन अंतिम वक्त में आरजेडी ने वहां से उम्मीदवार नहीं दिया। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व के बीच कई राउंड की बातचीत के बाद आरजेडी ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। जाले विधानसभा पर भी मसला सुलझ गया है। कांग्रेस ने जहां से पहले नौशाद को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनसे सिंबल वापस ले लिया गया और जाले से आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तारापुर में वीआईपी ने सकलदेव बिंद को टिकट दिया था, लेकिन यहां से अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो पिछली बार के आरजेडी प्रत्याशी रहे अरुण साह पर तेजस्वी ने भरोसा जताया है। उन्हें सिंबल दे दिया गया है और उसके बाद से वीआईपी के सकलदेव बिंद ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी को जिताने का भी उन्होंने संकल्प लिया। माना जा रहा है कि आरजेडी ने मुकेश सहनी से सकलदेव बिंद का सिंबल वापस लेने को कहा है। लिस्टों में अगर हम बात करें तो सीटों को लेकर महागठबंधन में अब तस्वीर साफ हुई। वीआईपी ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आपको ये जानकारी दें कि गौड़ा बैराम से संतोष सैनी हैं, आलमनगर से नवीन कुमार, कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती सदा, दरभंगा से उमेश सैनी, औराई से भोगेंद्र सैनी, बरूराज से राकेश कुमार, चैनपुर से बालगोविंद बिंद, लौरिया से रणकौशल प्रताप सिंह, सुगौली से शशिभूषण सिंह, केसरिया से वरुण विजय, सिकटी से हरिनारायण प्रमाणिक, कटिहार से सौरभ कुमार अग्रवाल, बेहरपुर से अपर्णा कुमारी मंडल, गोपालपुर से
प्रेम सागर और बाबू बरही से बिंदु गुलाब यादव जो है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो आप देखिए, महागठबंधन के लेकर जो टशन देखने को मिल रही है, उनसे ये तस्वीरें जरूर साफ हुई कि पिछले दिनों जब नामांकन के अंतिम दौर पर देखने को ये समझ आ पाया कि महागठबंधन के भीतर क्या कुछ चल रहा है। संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव जी, देखिए, जिस तरह से महागठबंधन के भीतर कई सवाल खड़े हो रहे थे और ये तमाम सवाल विपक्षी दलों की तरफ से भी उठाए जा रहे थे कि कुछ भी महागठबंधन के भीतर ठीक नहीं है। हालांकि आप ये जरूर देखिए कि जो लिस्ट अब सामने आई है आरजेडी की औपचारिक तौर पर, उससे ये जरूर समझा जा रहा है कि कुछ तो ऐसी चीजें थी जिस पर बात मनवा लिया गया या मानना पड़ा। उनमें से कुटुंबा भी एक विधानसभा सीट है जहां राजेश राम अब महागठबंधन के एक अकेले चेहरे होने वाले हैं। लेकिन अब भी 9 ऐसी सीटें हैं महागठबंधन के भीतर जहां कई सीटों पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है, तो कई सीटों पर सीपीआई और अब कांग्रेस जो है वो आमने सामने, जिसे महागठबंधन फ्रेंडली फाइट का नाम दे रहा है। राजीव जी, देखिए सुष्मिता, एक बात तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से महागठबंधन ने एक दावा किया था कि उसके भीतर जो एकजुटता है, उस ये जितना भी प्रकरण हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के, उससे साफ हो गया कि महागठबंधन जो है इस बार के चुनाव में बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। और उसी का नतीजा है कि जो चुनाव इस बार हो रहे हैं उसमें कई जगह फ्रेंडली फाइट, महागठबंधन के दो उम्मीदवार हैं, वो वैसी सीटें आपने बताया 7 से 8 या 9 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि जो महागठबंधन का इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं और इसका जो है प्रभाव इस चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा ये कहना अभी से मुश्किल है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अभी भी यही दावा किया जा रहा है कि जो ये चुनाव है, इस चुनाव में उनकी सरकार बन रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक सभी दल बैठकर जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे या इन चीज़ों को स्पष्ट करने वाले थे कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, तो वो चीज़ें नहीं हुई, बल्कि उसके बदले जो अलग अलग जो महागठबंधन के तमाम घटक दल के जो नेता हैं या पार्टियां हैं, वो अपने स्तर से सीटों का जो है ऐलान किया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब सीटों का ऐलान अलग अलग तरीके से किया गया, अपने स्तर से किया गया पार्टियों के द्वारा महागठबंधन में जी, तो इसको तो तालमेल और एकजुटता तो कह नहीं सकते हैं। तो अब है कि अब चूंकि चुनाव आज 20 तारीख गुजर गया और 20 अक्टूबर के बाद अब सभी चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे और उसके बाद जब जनता के बीच में लोगों का जो जाना आना होगा तो ये पता चलेगा उन नेताओं को कि कौन कितने पानी में है। लेकिन ये बात तय हो गई है कि इस बार का चुनाव, बिहार का चुनाव बिल्कुल ही अनोखे तरीके से हो रहा है। दावा कुछ और है, दिख कुछ और रहा है, यानी पूरी तरह से बिखरा हुआ महागठबंधन दिख रहा है सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, देखिए आपने ठीक कहा और लगातार हमने पहले भी बातचीत की है कि वो कौन कौन सी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां ये एकल चलह की राह जो है वो अपनाई जा रही है, या फिर महागठबंधन जो है वो दिखा जरूर रहा है कि हम साथ साथ हैं लेकिन अलग जरूर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने देखा है बिहार के कई विधानसभा चुनाव हमने पहले भी देखे हैं और इतिहास ये गवाह है कि जिस तरह से अगर महागठबंधन के भीतर हो या एनडीए के भीतर हो, अगर आपसी कला है तो इसका सीधा फायदा सामने वाली पार्टी को होने वाला है। बीजेपी तो ये पहले से जान गई है कि ये 9 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां उनके लिए आसान राह हो चुकी है, जिसमें वे इस बार के चुनाव में अगर जाते हैं तो जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें थोड़ी आसानी जरूर हो जाएगी। राजीव जी, नहीं देखिए, वो जो सीटें जहां पे 9 जगह महागठबंधन के दो उम्मीदवार हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल क्लियर है और स्पष्ट है कि वहां महागठबंधन जहां खड़ी है वहां एनडीए को जीत हो जाएगी। ऐसे चीज़ों पर विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, जो भी गठबंधन है, कोई भी एकजुट नहीं है और बिना एकजुटता के चुनाव मैदान में ताल ठोकने दोनों गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो इसमें आकलन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है
कि किस दल को किस दल को क्या फायदा होने वाला है और किस दल की जीत होगी, यानी ऊंट किस करवट बैठेगी, ये अभी से कहना मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर ये देखा जाए कि महागठबंधन बिखरा हुआ है तो एनडीए का भी लगभग वही हाल है। अब देखिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया। अब चुनाव प्रचार का तरीका यही है कि महागठबंधन अगर हो या एनडीए गठबंधन हो, अगर ये तमाम लोग जो मंच होगा, जो चुनाव प्रचार होगा, तो क्या वो एक दूसरे के लिए साझा करेंगे। एक प्रत्याशी जहां एनडीए का उम्मीदवार है और तो क्या तमाम दल के नेता उनके लिए प्रचार करने जाएंगे जो गठबंधन में शामिल है। इसी प्रकार का महागठबंधन में भी देखा जाना है, क्योंकि महागठबंधन की स्थिति थोड़ी और खराब है। तो अब जब सीटों का ऐलान कर दिया गया है, प्रत्याशी मैदान में है, तो क्या चुनाव प्रचार के लिए एकजुट होकर के मंच साझा करेंगे महागठबंधन के घटक दल के नेता। अगर ऐसा होता है तो जहां 9 जगह फ्रेंडली फाइट है और उम्मीदवार एक दूसरे के ही सामने है महागठबंधन के, तो वहां फिर क्या स्थिति होगी। तो ये एक तरफ ये नहीं कह सकते हैं कि महागठबंधन अगर बिखरा हुआ है, कमजोर पड़ा है, तो एनडीए मजबूत स्थिति में है, उनमें बिखराव नहीं है। ये चुनाव बिल्कुल अजूबा है और बिहार के लिए, या कह सकते हैं कि देश के लिए, ये देखिए पहला राजीव जी, चुनाव आपने है बिल्कुल ठीक बिहार कहा का। कि इसका सीधा फायदा होगा या नहीं होगा वो तो जनता जनार्दन ही निर्णय लेगी। लेकिन आप ये जरूर देखिए कि महागठबंधन के भीतर जो सहयोगी दल है, जो राजनीतिक पार्टी हैं, वो भी अब खफा और नाराज नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की हम बात कर रहे हैं, झारखंड में एक अच्छी खासी सीट दी गई थी आरजेडी को, 7 सीटें दी गई और आरजेडी ने काम भी करके दिखाया और एक मंत्रिमंडल में उन्हें जगह भी मिल गई। लेकिन झारखंड के बाद अगर बिहार की बात करें तो जेएमएम को कोई जगह नहीं मिली और मंत्री सुदिव्य सोनू ने यह जरूर कहा है कि वादा खिलाफी उनके साथ हुई है और वादे जो किए गए वो पूरे नहीं किए गए। तो ये जो सहयोगी दल है, जिन्हें सीटें नहीं मिल रही है या जिन्हें जितनी सीटें चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही है, इससे नाराजगी भी नजर आने लगी है और वो सामने भी नजर आने लगी है। राजीव जी देखिए सुष्मिता, जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, अब जो बिहार की राजनीति है, जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से भी अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया गया, इससे साफ हो गया कि महागठबंधन के बीच एकजुटता बिखर गया है। और अब तो सवाल ये है कि झारखंड में जो आरजेडी के विधायक हैं उसमें से एक को मंत्री बनाया गया है, तो अब वहां से सूचना ये आ रही है, बिखराव का माने असर जो है उसको ये कह सकते हैं कि झारखंड से ये सूचना है कि वहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके तरफ से कहा गया है कि और जो झारखंड में सरकार है या झारखंड में जो महागठबंधन है उसकी समीक्षा होगी। तो इस तरह से साफ हो गया है कि जो बिहार का जो चुनाव है, बिहार में जिस प्रकार से जेएमएम ने उपेक्षा का आरोप लगाया है, उसका असर वहाँ के सरकार पर भी पड़ेगा और वहाँ के आरजेडी के जो मंत्री हैं उन पर भी असर पड़ेगा। हो सकता है उनको इस्तीफा भी देना पड़े। तो इस तरह का दबाव जो है महागठबंधन पर है और झारखंड में भी बिहार की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज है। लेकिन झारखंड में सिर्फ आरजेडी पर ही दबाव नहीं है, क्योंकि उनके जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बिहार में जिस प्रकार से उनके साथ उपेक्षा हुई है तो महागठबंधन की समीक्षा करेंगे झारखंड में। तो महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है और यहाँ भी कांग्रेस शामिल है, तो एक नया स्वरूप देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे का कारण यही है कि बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं वहां महागठबंधन की भी एकजुटता बिल्कुल करना। राजीव जी, देखिए इस उदाहरण से हम ये जरूर समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव ना सिर्फ बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, कई राज्यों के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि महागठबंधन से जुड़े तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। वक्त फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।